हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th का हमने अभी अपना बुक स्टार्ट कर दिया है, अभिव्यक्ति और माध्यम। इसके ज़रिए हमने स्टार्ट किया है। ये बुक हमारी कैसी है, जो क्लास 11th और 12th दोनों में ही कंबाइंड चलती है। तो स्टार्टिंग के इसके 2 चैप्टर क्लास 11th के हैं, फिर 12th के हैं, फिर 11th के हैं, फिर 12th के हैं। तो इस तरीके से करके कंबाइंड कुछ चैप्टर 11th के और कुछ 12th के हैं। तो अभी तक हमने 2 वीडियोस देख लिए हैं जो हमारी क्लास 11th के हैं, क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लास 11th का है। वो हमारा चैप्टर था जनसंचार माध्यम। इसके 2 पार्ट अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2 पार्ट में हमने जहाँ संचार क्या है, इसके कार्य क्या है, जनसंचार क्या होता है, कितने तरह के जनसंचार होते हैं, जनसंचार के कार्य क्या होते हैं, ये सभी कुछ पढ़ लिया। अब हम आ चुके हैं जनसंचार माध्यम। यानी कि जनसंचार का मतलब तो मैंने आपको समझाई दिया था, मास कम्युनिकेशन। यानी बहुत सारे, जहाँ पर हम लाखों करोड़ों लोगों के साथ एक बार में संपर्क करते हैं, उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। और इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ में कम्युनिकेशन करने के लिए हम कुछ माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे चीज़ें जिनके ज़रिए हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें। जैसे अभी भी हम आपसे मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि आप सिर्फ एक स्टूडेंट तक तो नहीं पहुंचा रहे, 10-12 स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचा रहे, हम हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स तक अपनी ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम इसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम इतने सारे लोगों के साथ एक साथ तो संपर्क कर नहीं सकते। तो उसके लिए हमें कुछ माध्यमों की ज़रूरत पड़ती है। अब यही माध्यम क्या है? अब ये प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। जैसे मैंने कि बताया कि पहले तो मैन टू मैन कम्युनिकेशन होता था, लेकिन मास कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, क्योंकि हमेशा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जाकर बात कर रहा है या कुछ लोगों से बात कर रहा है, तो वो अंतः व्यक्ति, अंतर व्यक्ति, समूह व्यक्ति, क्या कहते हैं, समूह संपर्क, इस तरीके से कार्य होता था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई तो ये मास कम्युनिकेशन के तरीके बढ़ गए। अब ये कैसे बढ़े? इनमें आ गई समाचार पत्र पत्रिकाएं। जैसे जैसे ही कि मुद्रण स्टार्ट हुआ, मुद्रण यानी कि छपाई स्टार्ट हुई, तो समाचार पत्र पत्रिकाएं शुरू हो गई। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी और डेवलप हुई तो रेडियो आया, टीवी आया, सिनेमा आया, और अब जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला जनसंचार का माध्यम है वो है इंटरनेट, जिससे हम सभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस समय प्रेजेंट टाइम भी जब हम आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम इंटरनेट का ही सहारा ले रहे हैं। आपके पास इंटरनेट है, हमारे पास इंटरनेट है, तो उसी के ज़रिए हम आपसे बात कर पा रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए, अब आज हम जनसंचार माध्यम के तीसरे पार्ट में, याद रखिए इसको, ये वाला जो चैप्टर है हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम 3rd पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने एक कुछ माध्यमों, जिसमें से हम 4 माध्यम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 4 माध्यम हमारे कौन कौन से हैं? समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा। इसमें एक माध्यम नहीं है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरनेट प्रेजेंट टाइम में हम सबसे ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपका काफ़ी बड़ा है। तो हम जो इंटरनेट हमारा चौथा जनसंचार माध्यम है, 5वां जनसंचार माध्यम है वो, और जनसंचार माध्यमों के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं अभी के समय में हमारे ऊपर, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे अपने 4th पार्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो है पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र पत्रिकाएं। यानी कि आप सभी लोगों के घरों में मैगजीन्स और न्यूज़पेपर आते हैं। ये जनसंचार माध्यम का सबसे पुराना और अभी तक का सबसे प्रचलित माध्यम है। ध्यान रखिए क्या है, देखिए, जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं एवं प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया को हम यहाँ पर मुद्रण भी कहते हैं, यानी कि जो चीज़ें छपी होती हैं, ध्यान रखना, जो चीज़ें छपी होती हैं उसे मुद्रण भी कहा जाता है। तो मुद्रण आए तो उसको लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो टेलीविजन की ताकत ज़्यादा मानी जा सकती है, लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहा। देखिए, आज ये इन्होंने बोला कि अभी प्रेजेंट समय में टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, सिनेमा है, बहुत तेज़ी से प्रचलित हुए। हम सभी आजकल मैक्सिमम टाइम इन सारी चीज़ों पर बिताते हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी समाचार पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो सबसे पुराना साधन है
और सबसे पहला साधन होने के बावजूद आज इतने सारे माध्यम होने के बाद भी समाचार पत्र जो हैं वो लाखों करोड़ों घरों में आज भी पढ़े जाते हैं। लोगों के घरों सुबह की शुरुआत इसी समाचार पत्र से होती है। चाहे हम लाख इंटरनेट पे आ जाएं, हम लाख टीवी देख लें, कुछ भी कर लें, लेकिन समाचार पत्र पढ़ते जरूर है ना। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए ही खबरों के आदान प्रदान को पत्रकारिता कहा जाता था। आज क्या है, पत्रकारिता आप टीवी में भी कर सकते हैं, इंटरनेट में भी कर सकते हैं, रेडियो में भी होती है। लेकिन आरंभिक समय में अगर हम जाएं, जैसे आप सभी को पता है कि 1556 में जो है वो छपाई का कार्य शुरू हुआ था, तो समझ लीजिए कितना पुराना है। इतना पुराना होने के बावजूद भी आज उसका प्रचलन बना हुआ है। ये मतलब शुरू में इसी को सिर्फ पत्रकारिता कहा जाता था। आज पत्रकारिता के कई सारे साधन हो चुके हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या, इसी को पत्रकारिता कहते थे। इसके 3 पहलू हैं। पहला, समाचारों को संकलित करना, दूसरा, इन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना, और तीसरा, पत्रकारिता के रूप में छाप कर पाठक तक पहुंचाना। यानी कि पहला जो चरण क्या होता है, जहां से हम खबरों को एकत्र करते हैं, यानी कि कलेक्ट करना। जब हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं, अब कलेक्ट क्या होता है भाई, कोई व्यक्ति किसी तरीके से समाचार बता रहा है, कोई किसी तरीके से बता रहा है, लेकिन उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में देना, वो एक क्या होता है, संकलन तो हमने कर लिया, लेकिन संपादन लायक बनाना, यानी कि छपने के लायक बनाने का काम जो है किया जाता है सेकंड फेज में। फिर थर्ड फेज में क्या होता है, उसे प्रॉपर पत्रिकाओं में, यानी कि न्यूज़पेपर और मैगजीन में छाप कर पाठकों तक पहुंचाना, यानी कि जो उसे पढ़ने वाले। तो ये पत्रकारिता 3 फेजेस में कंप्लीट होती है। हालांकि तीनों ही काम आपस में गहरे जुड़े हैं, लेकिन पत्रकारिता के तहत हम पहले 2 कामों को ही लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमने खबरें कलेक्ट कर ली, उन्हें छपने लायक बना भी दिया, लेकिन जब तक वो छपेंगी नहीं और हम तक पहुंचेंगी नहीं, तो उनका तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। तो ये तीनों आपस में अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन पत्रकारिता की नज़र से हम सिर्फ 2 पहले वाले ही 2 कारणों को लेते हैं, खबरों को संकलित करना और उन्हें छपने लायक बनाना। क्योंकि प्रकाशन और वितरण का कार्य तकनीकी और प्रबंधकीय विभागों के अधीन आता है। अब क्या होता है, जो संकलन करना है वो किसके अधीन आया, पत्रकारों के अधीन। उसे छपने लायक बनाना किसके अधीन आया, संपादक के अधीन। लेकिन अब उन्होंने क्या बोला, छपना और उसे बांटना, वितरण करना, ये दोनों ही टेक्नोलॉजी और प्रबंध के अंतर्गत आता है। यानी कि जब हम छापेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो टेक्नोलॉजी, उन मशीनों के अंतर्गत आ जाता है। छापने का काम किसका, एक अच्छा मजबूत, जब तक प्रबंध नहीं होगा तब तक प्रॉपर तरीके से वितरण नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें पत्रकारिता से अलग कर दी जाती है। पत्रकारिता में इसीलिए स्टार्टिंग के 2 फेज ही लिए जाते हैं, जबकि रिपोर्टिंग और संपादन के काम के लिए विशेष बौद्धिक और पत्रकारीय कौशल की अपेक्षा होती है। मैंने बताया ना, पहला वाला जो 2 फेज हैं उसके लिए आपको एक विशेष क्या कहते हैं, बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि किस तरीके की घटनाओं को हम खबरें समाचार बना सकते हैं। फिर वो जो खबरें आए तो उन्हें किस तरीके से आपको छपने लायक बनाना है, इसकी भी अपनी एक टेक्निक हो, मतलब अपनी एक बौद्धिक क्षमता के अनुसार ही हम ये कार्य करते हैं। तो उसके लिए लोगों के अंदर एक विशेष क्वालिटी, यानी कि कुछ पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी होती है और कुछ टेक्निक भी ज़रूरत होती है कि जो हम अपनी बौद्धिक स्तर पर कर सकें। जहां बाहर से खबरें लाने का काम संवाददाताओं का होता है, वही तमाम खबरें, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित करने से संपादित करने और सुरुचिपूर्ण ढंग से छापने का काम संपादकीय विभाग में काम करने वाले संपादकों का होता है। तो मैंने 2 लोगों को आपको बताया था, एक तो संवाददाता यानी कि पत्रकार और दूसरा संपादक। हालांकि दुनिया में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए 400 साल हो चुके हैं। मैंने आपको कब बताया था, 1556 में यह मुद्रण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन उस समय भी सिर्फ धर्म प्रचार की पुस्तकें ही छापी जा रही थी। पत्रकारिता के लिए मुद्रण का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा और हम आगे चलेंगे, तब पत्रकारिता के लिए हमने छपाई का कार्य लिया। ये करीबन इसको कितना हो गया, 400 साल। कितना टाइम लगा, 400 साल।
लेकिन भारत में इसकी शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑक्सटन हिकी के बंगाल गजट से हुई थी। अब ध्यान रखिए, जो छोटे छोटे नाम आ रहे हैं, सन आ रहे हैं, पेपर के नेम आ रहे हैं, इन्हें आपको बहुत अच्छे से जो है पढ़ना है। जो कलकत्ता यानी कोलकाता से निकला था, जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उद्दंड मानदंड ही कलकत्ता से ही सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, आप लोग साहित्य पढ़ते आए हैं अभी तक, तो उनके बारे में आपको पता होगा। आजादी के बाद अधिकतर पुरानी पत्रिकाएं बंद हो गई और कई नए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आज़ादी के बाद जो भी पहले चले, क्योंकि आज़ादी से पहले जितने भी पत्र पत्रिकाएं रही चली, उनमें मोस्टली जो काम रहता था वो था स्वतंत्रता के लिए लोगों को जागरूक करना। लेकिन जैसे हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई तो अब इसकी ज़रूरत कम हो गई, तो बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो बंद हो गई और उसकी जगह अब हमारे देश को डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, विकास की ज़रूरत थी। तो अब लोगों का जो पत्रकारिता का फोकस था वो बदला। अब बदलने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारी नई पत्र पत्रिकाएं जो है उजागर हुई, उन्होंने उस क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया। आज़ादी के बाद प्रमुख हिंदी अखबारों में नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक का नाम लिया जा सकता है। इनमें से कई पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं, जो हमने अभी जो ऊपर नाम लिए, इनमें से कई ऐसी हैं जो अब बंद हो चुकी, लेकिन आज़ादी के बाद इन्होंने अपना कार्य शुरू किया था। आज़ादी के बाद के हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में, अब देखिए ये समाचार पत्र थे, पत्रिकाएं थी, हमने दोनों बता दिए। अब आ जाते हैं जो मेन पत्रकार हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी, ध्यान रखिएगा। सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सायन, अज्ञे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभास जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया जाता है। अब देखिए इसमें अधिकतर जितने भी नाम हैं आप देखेंगे हमारे साहित्य में बहुत अच्छा स्थान रखते हैं। बहुत सारे कवि हैं, लेखक हैं, इन सभी की रचनाओं को हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। तो ये पत्रकार भी रहे, क्योंकि आप लोगों ने जीवन परिचय पढ़े होंगे तो कई पत्रिकाओं के संपादन में इनका नाम आया होगा, है ना। तो ये तो हमारा पहला जनसंचार माध्यम कंप्लीट हुआ, वो था समाचार पत्र और पत्रिकाएं। अब हम आ जाते हैं दूसरा माध्यम, वो है रेडियो। पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह है रेडियो। क्योंकि देखिए पत्र पत्रिकाएं जो हैं उनका अपना एक क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि जब ये डेवलप हुई तो उस समय हमारे देश में निरक्षरता का जो है बहुत ज़्यादा थी। तो वो लोग जो निरक्षर थे उनके लिए ये जो माध्यम था ये ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो निरक्षर लोग थे वो इन चीज़ों को पढ़ नहीं पाते थे तो बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ रह जाते थे। लेकिन जब रेडियो का विकास हुआ तो रेडियो चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ हो, सबके लिए कारगर सिद्ध हुआ, क्योंकि ये तो सिर्फ एक श्रव्य माध्यम था, इसे हम सिर्फ सुन सकते थे, तो इसके लिए हमारा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं था। तो जब पत्र पत्रिकाओं के बाद ये माध्यम सामने आया तो ये बहुत तेज़ी से प्रचलित हुआ, क्योंकि जब ये माध्यम आया तो उस समय भी हमारे देश में निरक्षरता की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा निरक्षरता थी, तो लोग तब भी पढ़ लिख नहीं पाते थे। तो इस वजह से ये बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ। सन 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनि और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। तो ध्यान रखिए, रेडियो के आविष्कारकर्ता कौन थे? जी मार्कोनी। ठीक है, ये अब आपको नाम याद रखना पड़ेगा। और इन्होंने ये वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कब इजाद किया था? 1895 में। ध्वनीय संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। पहले विश्व युद्ध तक यह सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन चुका था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। शुरुआती रेडियो स्टेशन 1892 में अमेरिका शहर पीटर्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले। तो सबसे पहले जो रेडियो स्टेशन थे वो अमेरिका के इन 3 शहरों में खुले थे। भारत में भी लगभग इसी समय रेडियो की शुरुआत हुई। कब? यानी कि 1892 के आसपास ही।
1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। ठीक है, याद रखिए 1921 में। 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। किसकी हुई? ऑल इंडिया। अब जब ये ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी तो उस समय टीवी, दूरदर्शन और ये दोनों एक साथ ही स्टेब्लिश किए। मतलब ये पहले ऑल इंडिया रेडियो आया, जब दूरदर्शन शुरू हुआ और ऑल इंडिया रेडियो, ये दोनों आपस में मर्ज थे। अभी जब हम दूरदर्शन यानी कि टीवी के बारे में पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। और आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। तो आज़ादी के समय तक यानी कि 1947 तक। तो याद रखिए ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 यानी कि 1936 में, और 1947 तक भारत में 9 रेडियो स्टेशन खोले जा चुके थे। लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर, तो ये 9 स्टेशन थे आपके। जाहिर है इनमें से 3 रेडियो स्टेशन विभाजन के साथ पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। 3 कौन कौन से गए आपके? ढाका, लाहौर और पेशावर। ये 3 कहाँ चले गए? जब हमारा देश आज़ाद हुआ और विभाजन हुआ तो ये 3 वहाँ चले गए। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं में 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। हम आज अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, 24 भाषाओं और 146 बोलियों में, देश में 96% आबादी तक इसकी पहुंच, यानी कि 96%। आप देखिए, हम लोग अगर कहीं ट्रैवल करते हैं, बाय रोड ट्रैवल करो, कहीं पे भी जाओ, तो देखिए हमारी जो ये एफएम फ्रिक्वेंसी है हमें हर जगह मिलती है। इवन अगर हमारा एफएम बंद भी हो जाए तो ऑल इंडिया की जो फ्रिक्वेंसी है वो हमें हमेशा मिलती है कि नहीं मिलती है? तो मतलब कि आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी हमें हर जगह मिलती है। चाहे टेलीविजन की नहीं मिले, इंटरनेट हमारा कहीं बहुत सारी जगहों पे बंद हो जाता है, लेकिन ये हमारा जो रेडियो है वो हर जगह काम करता रहता है। 1993 में एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आगे आई हैं, लेकिन अभी इन्हें समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं मिली है। यानी कि ये जो एफएम की फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जो भी फ्रीक्वेंसीज आई हैं, इनको अभी समाचार प्रकाशित जो समाचार प्रसारण होता है, आप अगर ऑल इंडिया रेडियो पे जाएं तो उसमें दिन में कई बार जो है समाचार प्रसारित किया जाता है, लेकिन एफएम में आपको एक बार भी समाचार प्रसारित करने की अनुमति प्रदान नहीं करी है भारत सरकार ने। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम से स्वायत्तशासी निकाय को सौंप दिया गया था। तो मैंने आपको बताया था ना, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन एक ही के तहत काम करते थे। तो आकाशवाणी से निकाल के इन्हें प्रसार भारती, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसको सौंप दिया गया। असल में लंबे अरसे तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण रेडियो में आ गई जड़ता को तोड़ने की पहल 1995 में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले ने की। अब क्या बहुत समय तक ये सरकारी तंत्र के अंदर रही। अब सरकारी तंत्र के अंदर रहने के कारण इनमें एक शिथिलता सी आ गई, मतलब इनमें कोई प्रगति नहीं हो रही थी। जो जिस फेज में चल रहा था वो उसी फेज में चल रहा था। मतलब कि होता ना, जैसे हम किसी भी चीज़ में काम करते हैं तो हम उसको और आगे बढ़ाने के लिए, उसमें इनोवेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अब चूंकि ये सरकारी नियंत्रण में थी तो उसमें वो सारी जो एक नयापन था वो कहीं ख़त्म हो गया, और जो चीज़ चल रही थी वही पुराने ढर्रे से हमेशा चलती जा रही थी। इस फैसले से कहा गया कि ध्वनि तरंगों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता और उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। एफएम के दूसरे चरण के साथ देश में 90 शहरों में 350 से अधिक निजी एफएम चैनल खोले गए। इसके साथ ही सामुदायिक और कम्युनिटी रेडियो केंद्रों में आने से देश में रेडियो की नई संस्कृति अस्तित्व में आ रही है। तो मतलब क्या है, इसमें धीरे धीरे नई और कंपनी शामिल हो रही हैं, जिसकी वजह से इनमें और नयापन आ रहा है। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है, हम सभी को पता है, वो हमें सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता। इसकी तत्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था।
क्योंकि देखिए, हम आवाज़ और अपनी बातों के प्रभाव से बहुत सारे लोगों को अपने अस्तित्व की जानकारी देते हैं। हम आज अगर किसी के सामने प्रेजेंट होते हैं तो हम अपने बातों के तरीके से, चीज़ों से एक लोगों के ऊपर एक प्रभाव छोड़ते हैं। इसीलिए गांधी जी ने इसे एक बहुत सशक्त माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया था। ध्वनि तरंगों के जरिए यह देश के कोने कोने तक पहुंचता है। दूर दराज के गांवों में जहां संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते, वहां रेडियो ही एकमात्र साधन बाहरी दुनिया से जुड़ने का है। देखिए, आज तो हम कहेंगे कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो प्रगति के से कटा हो या दुनिया के अन्य क्षेत्रों से कटा हो। जब ये रेडियो का विस्तार हो रहा था, आविष्कार हुआ था, उस समय हम कह सकते हैं कि बहुत से गांव या बहुत से क्षेत्र ऐसे थे जो आधुनिक दुनिया से कटे हुए थे। लेकिन उन कटे हुए क्षेत्रों को उस समय रेडियो ने बाहरी दुनिया से अवगत कराया था। फिर अखबार और टेलीविजन की तुलना में ये बहुत सस्ता भी है। अखबार आपको हमेशा खरीदना पड़ता है ना, और ये एक बार खरीद लीजिए हमेशा कार्य करता है। टेलीविजन भी बहुत महंगा होता है। इसीलिए भारत के दूरदराज के इलाकों में लोगों ने रेडियो क्लब बना लिए। यानी कि आप एक रेडियो ले लीजिए और मतलब मिलजुल के एक रेडियो ले लीजिए, क्योंकि पहले भी इतना कोई बहुत सस्ता नहीं आता था, तो लोग क्या करते थे, एक साथ मिलके रेडियो ले लिया और फिर वो एक जगह रखा जाता था और सब लोग बैठ के एक जगह उसको सुनते थे। ठीक है, जो आज की तरह नहीं होता टीवी में, नहीं हमें ये चैनल देखना है, हमें वो चैनल देखना है, हमें वो चैनल। रेडियो में तो एक ही फ्रिक्वेंसी चलती थी उस समय, सिर्फ विविध भारती चलती थी। आप वो लगा लो और आपको वही सुनना होता था। तो एक रेडियो खरीदा जाता था और बहुत सारे लोग मिलकर खरीदते थे और एक क्लब बनाते थे। वहाँ पर डेली रेडियो बजता था और सब उसका आनंद लिया करते थे। आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी एफएम स्टेशनों और बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, डोयलेचे वेले यानी कि रेडियो जर्मनी, मॉस्को रेडियो, रेडियो पेंचिंग रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विदेशी प्रसारण हैम एमेच्योर रेडियो क्लबों यानी कि स्वतंत्र समूह द्वारा संचालित पंजीकृत रेडियो स्टेशन का जाल बिछा हुआ है। तो आज आप अपने रेडियो पर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी लगाकर सिर्फ देश की नहीं, विदेश की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर भी उनके देश की समाचार और बातों को सुन और जान सकते हैं। तो यहाँ पर खत्म हुआ हमारा दूसरा माध्यम। पहला माध्यम पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र पत्रिकाएं, दूसरा रहा रेडियो, और अब हम तीसरे माध्यम पे आ चुके हैं, टेलीविजन। आज टेलीविजन संचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। हम सभी इससे जुड़े हैं। हम लोग घंटों बैठ के टीवी में गुजार सकते हैं, होता है कि नहीं? तो आज के समय में हम देखेंगे तो ये एक सशक्त माध्यम है। प्रिंट मीडिया में शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविजन के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। यानी कि हम समाचार पत्रों में जहां सिर्फ छपे हुए शब्दों को पढ़कर समाचार पढ़ते थे, रेडियो में हम सिर्फ सुनते थे, लेकिन टेलीविजन में क्या हुआ, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, समाचार हमारे लिए रोचक बन गए और हम उन पर ज्यादा तौर पर विश्वास करने लगे। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ ही टेलीविजन का भी प्रयोग शुरू हो गए थे। 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारण किया। 1936 तक बीबीसी ने भी अपनी टेलीविजन सेवा शुरू कर दी थी। तो ये देखिए कितने नंबर्स हैं, क्या हैं, इन सभी को आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखिए। भारत में टेलीविजन की शुरुआत यूनेस्को के एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यूनेस्को ने शैक्षणिक परियोजना के तहत इसकी शुरुआत करी थी 15 सितंबर 1959 यानी कि 1959 में। इसका मकसद टेलीविजन के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। तब रोज 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाए जाने लगे। तो समझ में आया, 1965 यानी कि स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत हुआ, यानी कि पहले स्वतंत्रता से पहले जो है कि हमारे यहाँ देश में इतना नहीं प्रसारित था, लेकिन 1965 में इसका विधिवत प्रसारण शुरू हुआ था। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गए।
लेकिन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा नहीं थी। ध्यान रखिए, ठीक है, मैंने आपको बोला था कि शुरू में दोनों साथ थी। 1976 तक ये आकाशवाणी के संपर्क में नहीं थी, लेकिन 1 अप्रैल 1976 इसे अलग कर दिया गया। तो समझ में आया, 1976 जब शुरुआत हुई थी तब आकाशवाणी और दूरदर्शन आपस में मर्ज थे, लेकिन 1 अप्रैल 1976 में इन दोनों को अलग किया गया। इसे दूरदर्शन नाम दिया गया। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई थी, ठीक है ना। फिर आते हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था। वह देश भर में टेलीविजन केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति गठित की थी। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारे जैसे समाज में जहां पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए ना बन रहे हों, वहां दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, हमारे संस्कार हैं, अगर इससे संबंधित कार्यक्रम हम टीवी पर दिखाते हैं, दूरदर्शन पर दिखाते हैं, तो हमारे ये नैतिक मूल्य कहीं ना कहीं बनेंगे और नई पीढ़ी में प्रसारित भी होंगे। समिति के मुताबिक जनसंचार के माध्यम के बतौर भारत में दूरदर्शन के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। तो जो समिति जो है जोशी जी के अंडर में करी गई, तो उन्होंने बताया कि दूरदर्शन के उद्देश्य क्या होने चाहिए। अब हम भारत में दूरदर्शन को अगर प्रसारित करना चाह रहे हैं तो उनके कुछ उद्देश्य के तहत रख के ही उन्हें हम प्रसारित करेंगे। तो वो उद्देश्य क्या है? सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब आप दूरदर्शन पर अगर आप लोगों ने तो बहुत सारे चैनल्स देखे हैं, बहुत सारे चैनल्स आ गए, लेकिन हम लोगों के टाइम में जब हम लोगों ने देखा था तो टीवी में जो है वो सिर्फ एक चैनल चलता था, सिर्फ वो था दूरदर्शन। फिर उसके बाद आगे आगे आया था डीडी मेट्रो। फिर उसके बाद केबल शुरू हुआ, एंटीना लगता था, केबल आते थे, खिंच के आते थे। और अब तो सभी के यहाँ सेट टॉप बॉक्स वगैरह आ गए हैं। आपके टाटा स्काई है, एयरटेल है, ना जाने कितने सारे, और उनमें बहुत सारे चैनल्स आते हैं। तो जब ये दूरदर्शन की शुरुआत हुई तो सिर्फ ये एक ही चैनल था, और उसमें आप अधिकतर समय कार्यक्रम जो देखते होंगे वो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े, खेल से जुड़े, कृषि से जुड़े ऐसे ही कार्यक्रम आया करते थे। आप अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से अगर पूछोगे तो उस समय दूरदर्शन पे इसी तरीके के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। तो ये उद्देश्य लेकर ही कंपनी ने आगे बढ़ना शुरू किया, समिति ने दूरदर्शन का प्रसार किया और इसी से संबंधित कार्यक्रम दिखाए जाते थे। दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने एक ही दिशा में उल्लेखनीय सेवा की। लेकिन लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी का अभाव खटकने लगा और पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर यह अपनी जगह नहीं बना पाया। यानी कि क्या हुआ, अब सरकारी तंत्र के अंदर था तो जो जिसकी सरकार है, दूरदर्शन पर कार्यक्रम या खबरें जो कुछ भी चलेगा वो उसी की गुणवत्ता गाते हुए चलेगा। तो यानी कि वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पा रहा था, वो सिर्फ एक पक्ष में काम करता था, वो तो सरकारी पक्ष में। जिस भी संस्था की, जिस भी क्या कहते हैं संगठन की सरकार होती, उसी के तहत सारे दूरदर्शन पे क्या कहते हैं कार्यक्रम भी दिखाए जाते और खबरें भी पढ़ी जाती। तो एक तरीके से निष्पक्ष पत्रकारिता दूरदर्शन पर नहीं हो पा रही थी। अलबत्ता मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली थी। तो निष्पक्ष पत्रकारिता तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में इसने अपनी जगह बना ली थी। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने केबल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा। यानी कि 1991 तक क्या हो गया था, केबल टीवी में, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले दूरदर्शन था, फिर डीडी मेट्रो आया, फिर केबल टीवी आया। तो 1991 तक केबल टीवीज आ चुके थे और खाड़ी युद्ध जो अरब देशों के बीच में हुआ था उनमें जो है उन युद्धों को सीधा प्रसारित देखा गया था, जिनमें तेल के कुओं में आग वगैरह लगा दी गई थी, याद होगा आपको। यह एक अलग ही तरह का अनुभव था। इसके बाद भारत में भी टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हुई। विदेशी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी गई थी
और इसके साथ ही भारत में CNN, BBC जैसे चैनल दिखाए जाने लगे। जल्दी ही स्टार टीवी जैसे चैनलों ने अपने भारत केंद्रित समाचार चैनल की भी आरंभ कर दिए। इसके अलावा डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक जैसे शैक्षिक एवं मनोरंजन चैनलों के साथ ही FTV, MTV व BTV जैसी विशुद्ध पश्चिमी किस्म के चैनल भी दिखने लगे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, विस्तार हुआ, चैनल बढ़ने लगे और तरह तरह के, कोई न्यूज़ बेस्ड आने लगा, कोई स्पोर्ट बेस्ड आने लगा, कोई आपका अर्थ संबंधी। तो इस तरीके से बहुत सारे चैनलों का विकास हुआ। कुछ लोगों ने इसे देश पर सांस्कृतिक हमला कहा और इन चैनलों का विरोध भी किया, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, दूरदर्शन पर हम अपनी संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम देख रहे थे। लेकिन जब ये विदेशी चैनल और अलग अलग, अभी एक ही चैनल पर हम एक तरह तरह के कार्यक्रम देख रहे थे, अब क्या हुआ, हम एक चैनल पर एक ही तरह के कार्यक्रम, यानी कि एक अगर न्यूज़ चैनल है तो उस पर न्यूज़ ही चलती थी, एक अगर अर्थ संबंधी चैनल है तो उसमें बाजार से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित ही खबरें आती थी, दूसरा एक स्पोर्ट्स चैनल था, उस पर स्पोर्ट्स से संबंधित ही खबरें आती थी। तो इससे क्या हुआ कि उन्हें ये लगा कि लोग जो है अब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे और हमारी संस्कृति पे कहीं ना कहीं इसका नुकसान पड़ेगा। लेकिन टेलीविजन का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में देशी निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। अभी तक तो विदेशी चैनल थे, अब क्या हुआ, देशी चैनल आए। अक्टूबर 1993 में ZTV और स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ। इसके बाद समाचार के क्षेत्र में भी जी न्यूज, स्टार न्यूज नामक चैनल आए और सन 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद तो जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ ही आ गई। जहां पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उन्नयन था, वहीं इन निजी चैनलों का मकसद व्यावसायिक लाभ कमाना था। अभी क्या था, हमारे पास दूरदर्शन चैनल जो चल रहे थे वो तो सरकार के अंदर के तहत थे, तो उनके अंदर काम क्या होता था, लोगों के अंदर अच्छे मूल्य डेवलप करना, हमारे देश की संस्कृति को बचाए रखना। लेकिन जब ये चैनल आए तो इन चैनलों का मूल उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक पैसा कमाना, और पैसा कमाने के लिए उन्होंने नए नए तरीके के कार्यक्रम लोगों को लुभाना शुरू कर दिया। इससे जहां टेलीविजन समाचार को निष्पक्षता की पहचान मिली, उसने ताजगी आई और वह पेशेवर हुआ, वहीं एक अंधी होड़ के कारण अनेक बार पत्रकारिता के मूल्यों और उसकी नैतिकता का भी हनन हुआ। तो क्या हुआ, अभी तक दूरदर्शन के तहत जो ये समाचार चल रहे थे वो निष्पक्ष नहीं थे, क्योंकि वो सरकार के तहत होने के कारण एक ही पक्ष में कार्य करते थे। फिर जब ये निजी चैनल आए तो अब इनमें निष्पक्षता आ गई, यानी कि ये किसी के पक्ष में रहकर कार्य नहीं कर रहे थे, निष्पक्ष होकर जो है वो समाचारों का प्रसारण कर रहे थे। लेकिन इन निष्पक्षता के तौर पर कहीं ना कहीं पत्रकारिता के जो मूल्य थे वो भी कहीं हनन होते थे, यानी कि क्या होता था, कहीं ना कहीं वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाते थे, जो बिल्कुल भी सही नहीं होता था। तो ये तो हमने पढ़ लिया टेलीविजन, तीसरा भी हो गया। अब हम आ गए अपने चौथे माध्यम पे। हमारा चौथा माध्यम है सिनेमा। सिनेमा क्या है, चलिए देखते हैं। सिनेमा, हम लोग आजकल बहुत सारी मूवीज देखते हैं, मूवीज आप लोग देखते हो, कितनी सारी देखते हो, तो ये सभी हमारे इस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है, यानी कि सिनेमा। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। हालांकि ये जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप से सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। ये क्या होता है, सिनेमा में आप देखेंगे बहुत सारे सीरियल्स हैं, जो मूवीज आती हैं, ये कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होकर, मतलब हम कुछ मूवीज को आप हटा दीजिए जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता, कुछ मूवीज तो देखिए उद्देश्यपूर्ण होती है ना, कि हमारे नैतिक मूल्यों का भी हमें उद्देश्य देती हैं, संदेश देती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आध्यात्मिक तौर पे भी देती हैं, राजनीतिक तौर पर देती हैं, सांस्कृतिक तौर पे देती हैं। ये मूवीज़ कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत सारे मूल्यों का निर्माण करने में भी ये कारगर होती है। तो ये हमें सूचना भी देती हैं, ज्ञान भी देती हैं और संदेश भी देती हैं। सिनेमा को मनोरंजन के एक सशक्त माध्यम के तौर पर देखा जाता रहा है। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है और यह 1883 में मिनेटेस्कोप की खोज के साथ शुरू हुआ। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म
बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। याद रखिएगा, पहली मूवी, विश्व में पहली मूवी 1894 में बनी थी। कहाँ पर? फ्रांस में, द अराइवल ऑफ ट्रेन। ठीक है, हमने ये विश्व की बात करी है। सिनेमा की तकनीक में तेजी से विकास हुआ और जल्द ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। भारत में पहली मूक फिल्म बनने का श्रेय दादा साहब फाल्के को माना जाता है। यह फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। तो भारत में बनने वाली पहली फिल्म थी, वो भी मूक फिल्म थी, यानी कि साइलेंट मूवी थी, जिसे बनाया था दादा साहब फाल्के ने, और वो थी राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद के 2 दशकों में कई और मूक फिल्में बनी, यानी कि 2 दशक। ये कब हुई? 1913 में। अब 13 हुआ तो 23 और 1933 तक 2 दशक तक कई मूक फिल्में बनी। इसके कथानक धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के इर्द गिर्द बुने जाते थे। तो यानी कि इसकी जो मूवीज थी, इसका सेंट्रल पॉइंट क्या रहता था? हमारा धर्म रहता था, हमारा जो पास्ट यानी कि हमारा जो इतिहास रहा वो, और हमारी लोक गाथाएं रहती थी। 1913 में बोलती फिल्म आलम आरा, इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। ठीक है, आजादी के बाद जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया। एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त जैसे फिल्मकार थे, तो दूसरी तरफ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार थे। 70 के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेम, फासाती और एक कभी ना हारने वाली सुपर नेचुरल हीरो की परिकल्पना रही। अब यहाँ पर क्या हुआ? रोमांस, प्रेम जिसे हम बोलते हैं वो, फसाती यानी कि जहाँ पर हम लड़ाई झगड़ा, जो एक्शन मूवीज होती हैं वो, और दूसरा सुपर नेचुरल हीरोज जहाँ पर आपके रहे, जैसे कि आप बोल सकते हैं स्पाइडरमैन जैसे रह सकते हैं, शक्तिमान आए, ये इस तरीके से कुछ, या फिल्म में ही एक जो नायक बनाया गया वो कभी ना हारने वाला, हमेशा अच्छा रहने वाला, एक ऐसी छवि उभर कर आई। कहानियों में कुछ ना कुछ संदेश देने की भी कोशिश हुई, लेकिन बहुत ही अव्यवहारिक तरीके से। 70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मों ने महसूस किया कि सिनेमा जैसे सशक्त संचार माध्यम का इस्तेमाल आम लोगों में चेतना फैलाने, उसे व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने और अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर किया जाए। यही समानांतर सिनेमा का दौर था और इस दौरान अंकुर, निशांत, अर्धसत्य जैसी फिल्में बनी, जो हमें काफी हद तक हमारी संस्कृति और से जुड़ी थी और हमें अंदर तक सोचने के लिए मजबूर करने वाली थी। हालांकि सत्यजीत राय ने 50 के दशक में पथेर पांचाली बनाकर इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन समांतर सिनेमा ने एक आंदोलन की शक्ल ली 60 के दशक में आखिरी वर्षों और 70 के दशक में। यह आंदोलन 80 के दशक में भी जारी रहा। इस धारा में सत्यजीत राय के अलावा श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, ऋषित घटक, अदूर गोपालकृष्णन, MS सथुरियु, गोविंद निहलानी जैसे फिल्मकार शामिल हुए। लेकिन बाजारवाद और व्यावहारिकता के दबाव में समानांतर या कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में ही खत्म होने लगा, क्योंकि अब क्या है, लोग एंटरटेनमेंट, जो कला आर्ट बेस्ड जो मूवीज थी, जहां पर आपको कहीं नैतिक मूल्यों से संबंधित जो फिल्में दिखाई जा रही थी, लोगों ने उतना इंटरेस्ट लेना नहीं शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनकी ऑडियंस बहुत कम थी, तो अब लोगों को इसके जरिए करना था व्यवसाय फिल्मकारों को, तो उन्होंने ऐसी फिल्में बनाना ही बंद कर दिया 80 के दशक तक। एक बार फिर लोकप्रिय मुंबईया फिल्में छाने लगी। दरअसल हिंदी सिनेमा पर शुरू में ही पॉपुलर या लोकप्रिय फिल्मों का दबदबा रहा। कला फिल्मों को समानांतर सिनेमा इसलिए भी कहा गया क्योंकि वे अपनी अंतर्वस्तु में लोकप्रिय फिल्मों के समानांतर चलती थी, यानी कि जो एंटरटेनमेंट या एक्शन बेस्ड मूवीज होती थी वो ज़्यादा पॉपुलर होती थी, लोग उसे ज़्यादा देखते थे। लेकिन क्या जैसे अंकुर है, निशब्द जैसी जो मूवीज जो आर्ट मूवीज की कैटेगरीज में आती थी, इन फिल्मों को पैरेलल देखा जाता था, लेकिन वो लोग भी बहुत इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं वो देखते थे, तो उसको इतनी लोकप्रियता नहीं मिलती थी, इतनी
इतनी इनकम उससे नहीं हो पाती थी। कला फिल्मों के कमजोर पड़ने के साथ एक बार फिर पॉपुलर या लोकप्रिय फिल्में हावी हो गई और तकनीक कथानक पर भारी पड़ने लगी। भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों की भी एक धारा लगातार चलती रही, यानी कि जो फैमिली मूवीज होती हैं जिनमें बहुत फैमिलीज को साथ दिखाया जाता है, बीच में फिर कुछ थोड़ा सा परेशानी होती है, इस तरह की मूवीज बनी। जैसे आप ले सकते हो एक घर हो ऐसा या बड़ी बहू, ऐसी बहुत सारी मूवीज भी जो है लगातार चलती रही जो फैमिली मूवी की कैटेगरी में आती थी, हमारे जो पारिवारिक मूल्य हैं उनको संभाले रखने के लिए। इसमें एक मूवी आपकी जो आई बागबान भी रही है ना। हल्के फुल्के सदस्य और एक आम आदमी के परिवार की खट्टी मिट्टी कहानी पर बनी इन साफ सुथरी फिल्मों को खूब पसंद किया गया। लोकप्रिय और पारिवारिक फिल्मों की पहुंच गांव और शहर के साधारण दर्शकों तक आ गई। इस तरह की फिल्मों में दर्शकों को बांधने वाला कथानक, रोजमर्रा की समस्याएं, मधुर संगीत, पारिवारिक नृत्य, संस्कृति के कई आयाम दिखाई देते हैं। इस धारा में फिल्मकारों में राज कपूर, गुरुदत्त, बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, वासु चटर्जी जैसे कई नाम आए। यानी कि इन फिल्मों को बनाने वाले जो फिल्मकार रहे वो ये थे। लेकिन 80 और 90 के दशक में मुंबईया फिल्मों पर व्यावसायिकता का नशा इस कदर छाता गया कि ये फॉर्मूला फिल्में फिल्मकारों के लिए मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा हथियार बन गई। ऐसी फिल्मों के केंद्र में रोमांस, हिंसा, सेक्स और एक्शन को रखा जाता था। यानी कि फॉर्मूला फिल्में, यानी कि ऐसी चीजें जो लोगों को अपनी आम जिंदगी में देखने को नहीं मिलती, वो फैंटेसी वो इन मूवीज के जरिए जी लेना चाहते थे, जिनमें एक्शन, रोमांस, सेक्स और हिंसा होती थी। कहने के लिए हर फिल्म में कोई ना कोई सामाजिक संदेश देने की औपचारिकता निभाई जाती थी, लेकिन उनका मकसद महज पैसा कमाना होना था। मतलब एक भाई, क्योंकि कोई ना कोई उद्देश्य के बगैर तो कोई काम होता नहीं है, तो वो एक औपचारिकता, यानी कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आपको एक संदेश दिया जाता था, लेकिन इनका मूल उद्देश्य होता था ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। ऐसी फिल्मों में खासकर युवाओं के मन में बहुत गलत प्रभाव छोड़ा। बात सही है, ये सारी चीजें क्या थी, लोगों को एक फैंटेसी में ले जाती थी जो असल जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। लेकिन हमारे युवा वर्ग इससे बहुत प्रभावित होते थे और नतीजा क्या होता था, वो अपनी रियल लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे, जिससे उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता था, वो गलत चीजों में फंस जाते थे। इस तरह सिनेमा जनसंचार के एक बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है। इसके कई और आयाम भी हैं। एक मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने का, लोगों में नई सोच विकसित करने का और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम भी बनी। मतलब हम लोग अपनी रूटीन लाइफ जो भी है, इन सारी चीज़ों से जब बोर हो जाते थे तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा माध्यम होता था, जहाँ पर हम कुछ सुकून पाते थे, अपने सपनों का संसार पाते थे। मौजूदा समय में भारत में हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है, जहां हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषा और बोलियों में भी फिल्में बनती हैं और खूब चलती हैं। तो सिर्फ हिंदी में ही नहीं, आप बहुत सारी भाषाओं में भी बनती है और चलती भी। तो ये रहा हमारा फोर्थ जो हमारा जनसंचार माध्यम था। तो इस वीडियो को तो हम यहाँ पर एंड करेंगे, लेकिन अभी हमारा एक सबसे लोकप्रिय जनसंचार माध्यम बाकी है और वो है इंटरनेट। तो इंटरनेट जनसंचार माध्यम का और इन सभी माध्यमों का प्रभाव लोगों पर किस तरीके से पड़ा है, ये सारी जानकारी हम लेकर आएंगे अपने जनसंचार माध्यम पार्ट के चौथे पार्ट में, यानी कि फोर्थ पार्ट में हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? तो मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।